हेलो दोस्तों, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के बारे में और जानेंगे इसके अर्थ, निर्माण, विशेषताओं के बारे में, प्रमुख आलोचनाओं और महत्व के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। सामान्य इच्छा के अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले दो चीजों के अंतर को समझ लेना बहुत आवश्यक है, जो है यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। क्योंकि रूसो के अनुसार भी प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रमुख इच्छाएं होती हैं, एक होती है यथार्थ इच्छा और दूसरी होती है आदर्श इच्छा। तो चलिए जानते हैं इन दोनों इच्छाओं के बारे में। सबसे पहली है यथार्थ इच्छा। रूसो का मानना है यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करना होता है। इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। जब मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है तब वह यथार्थ इच्छा में वशीभूत होता है। जब यह इच्छा भावना प्रधान होती है जिसमें वशीभूत होकर मनुष्य विवेक से कार्य नहीं करता है, व्यक्ति की यह क्रांतिकारी इच्छा होती है और इसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण संकीर्ण और अतिद्वंद से युक्त होता है। तो दूसरे शब्दों में यदि समझे तो यथार्थ इच्छा वो स्वार्थपूर्ण इच्छा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अन्य किसी दूसरे व्यक्ति के भले के बारे में ना सोचकर अपने ही बारे में सोचता है। तो उस समय वह यथार्थ इच्छा के वश में होता है, जिसमें वह विवेक से कार्य नहीं करता और दूसरों का भला बुरा ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो आई होप आपको यथार्थ इच्छा के बारे में समझ आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं आदर्श इच्छा के बारे में। आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। यह वह इच्छा है जो विवेक, ज्ञान और सामाजिक हित पर आधारित होती है। इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न अंग मानता है तथा संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इस इच्छा को व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर भी सामाजिक हित की प्रधानता होती है। तो आसान भाषा में आदर्श इच्छा मानव की वो इच्छा होती है जिसमें अपने साथ साथ मनुष्य समाज के हित और कल्याण के बारे में सोचता है। इसमें मनुष्य खुद को समाज से जोड़कर चलता है और सभी का भला ध्यान में रखते हुए विवेक और बुद्धि से कार्य करता है। तो रूसो के अनुसार सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं के समूह या फिर योग को सामान्य इच्छा कहते हैं। सामान्य इच्छा को लेकर रूसो का कहना है यह व्यक्ति की उत्कृष्ट इच्छा होती है जो स्वार्थहीन और कल्याणकारी होती है और यह इच्छा व्यक्ति में स्थायी रूप से निवास करती है। सामान्य इच्छा समाज के व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है। यह मानव की इच्छाओं का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकर हो। सामान्य इच्छा निष्काम होती है। इसका उद्देश्य हमेशा ही सामान्य हित होता है। इसका संबंध सार्वजनिक बातों से होता है, व्यक्तिगत बातों से नहीं। और सामान्य हित की बातों में यह हमेशा जनसेवा और लोकहित के भाव से प्रभावित होती है। यदि समाज के सदस्य सामान्य हित की समस्याओं पर व्यक्तिगत अथवा किसी वर्ग विशेष के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो उसका परिणाम सामान्य इच्छा नहीं हो सकता। रूसो का कहना है कि सामान्य इच्छा समस्त नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ इच्छाओं का योग है, अतः वह सर्वसाधारण की पूर्व प्रभुता संपन्न इच्छा है और इस इच्छा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो आदर्श इच्छाओं के योग से मिलकर बनती है सामान्य इच्छा, जिसमें लोगों की इच्छाओं का वो भाग जिसके अंदर समाज के हित और कल्याण की बात हो। यह किसी एक व्यक्ति या समूह की आदर्श इच्छाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें समस्त नागरिकों की आदर्श इच्छाओं का योग होगा, वही सामान्य इच्छा कहलाएगी। आई होप आप रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सामान्य इच्छा के निर्माण के बारे में। आइए चलिए जानते हैं सामान्य इच्छा का निर्माण किस प्रकार होता है। सामान्य इच्छा के निर्माण की प्रक्रिया सर्वसाधारण की इच्छा से प्रारंभ होती है। व्यक्ति समस्याओं को सबसे पहले अपने स्वयं के दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें उनकी यथार्थ एवं आदर्श दोनों इच्छाएं शामिल होती हैं। यदि कोई समाज सभ्य और सुसंस्कृत हो और उसमें नागरिकता की भावना हो तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की स्वार्थमय, अशुद्ध तथा अनैतिक भाग समाप्त हो जाता है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है। सामान्य इच्छा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मनुष्य में निहित है और सामान्य इच्छा की निर्णय शुभ और आदर्श होते हैं जिसका पालन सभी व्यक्ति करते हैं।
तो इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं कि सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है। सामान्य इच्छा के निर्माण की प्रक्रिया साधारण इच्छा से शुरू होती है। लोग किसी भी समस्या को अपने नजरिए से देखते हैं, जिसमें यथार्थ और आदर्श इच्छा दोनों शामिल होती हैं। तो रूसो एक ऐसे समाज बनने की बात कर रहे हैं जिसमें लोगों में नागरिकता का भाव ज्यादा हो। इससे लोगों में केवल आदर्श इच्छाओं का आदान प्रदान होगा और जो यथार्थ इच्छा की अशुद्धियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और सामान्य इच्छा में मनुष्य द्वारा लिए गए आदर्श निर्णयों का पालन सभी लोग करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हम यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा और सामान्य इच्छा और उसके निर्माण के बारे में जान चुके हैं। तो अब थोड़ा और आगे बढ़कर इसके महत्व, विशेषताओं और आलोचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य इच्छा सिद्धांत का महत्व। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के अपने अनेक महत्व हैं। रूसो की सामान्य इच्छा ने आदर्शवादी विचारधारा की नींव डाली है, जिसको आधार मानकर राज्य का मुख्य आधार बल को नहीं अपितु इच्छा को माना है। इसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि राज्य का उद्देश्य किसी एक वर्ग का नहीं अपितु संपूर्ण समाज का हित करना है, क्योंकि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामाजिक हित अधिक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत ने व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को अधिक महत्व प्रदान किया है। यह सिद्धांत व्यक्ति और समाज में शरीर तथा उसके अंगों के समान संबंध स्थापित करके उसे प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करता है और इस प्रकार उन दोनों के बीच की विषमताओं को समाप्त करके एक सुदृढ़ नींव पर स्थापित करता है। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं पर आधारित है, इसलिए राज्य के प्रति हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व का ही स्वाभाविक विस्तार है। तो अगर आसान भाषा में इसके महत्व को समझें तो रूसो ने समाज को एक बुनियादी आधार दिया है। उन्होंने माना कि किसी राज्य या देश का जो आधार है वो बल न होकर इच्छा होती है। अगर लोगों की जो इच्छा होगी वो आदर्श इच्छा होगी तो ही एक आदर्श राज्य स्थापित होता है, और वह राज्य किसी एक व्यक्ति या वर्ग पर ध्यान न देकर पूरे समाज के हितों के लिए काम करेगा, जिसमें सबका हित हो। इस सिद्धांत को शरीर और उसके अंगों के रूप में भी बताया गया कि समाज शरीर है और उस समाज में रहने वाले लोग उसके अंग हैं, और यह सिद्धांत उनके बीच अंतर को खत्म करके उसे मजबूत बनाता है और सिखाता है कि जो राज्य है वो इंसान की जरूरतों और इच्छाओं पर आधारित है। इसलिए सभी को राज्य के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का ही विकास और विस्तार हो रहा है। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। अगर इसकी विशेषताओं पर बात की जाए तो ये निम्न प्रकार से है। सामान्य इच्छा का प्रमुख लक्षण उसकी एकता और अखंडता है। जैसा कि स्पष्ट है कि सामान्य इच्छा की विशेषता है कि विभिन्नता में एकता स्थापित की जाए, इसलिए विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है। तो सामान्य इच्छा की विशेषताओं में उसकी एकता और अखंडता प्रमुख है। इसमें विभिन्नता होने के बावजूद भी एकता होती है और इसमें विवेक और बुद्धि से निर्णय लिए जाते हैं, तो इसलिए कोई विरोध वगैरह नहीं होते। सामान्य इच्छा स्थायी और शाश्वत होती है। यह किसी भी प्रकार के भावनात्मक आवेग का परिणाम नहीं होती, बल्कि मानव के जनकल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। इस कारण यह लोगों के चरित्र का अंश बन जाती है। इसका कभी भी अंत नहीं होता और यह कभी भ्रष्ट नहीं होती है। सामान्य इच्छा स्थायी इसलिए होती है क्योंकि यह आदर्श इच्छा की उपज होती है, और आदर्श इच्छा में सूझबूझ से और सबके लिए, सबके हितों के लिए निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए यह भ्रष्ट भी नहीं होती। सामान्य इच्छा की एक विशेषता यह भी है कि सामान्य इच्छा संप्रभुताधारी है। संप्रभुता के समान ही यह अविभाज्य और निरपेक्ष है। प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा में निहित है, और इसका प्रमाण है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा से अलग कर पाना असंभव है। यहाँ पर संप्रभुताधारी से मतलब है वह सर्वोच्च सत्ता जो अविभाज्य है, मतलब जिसका विभाजन नहीं हो सकता, और निरपेक्ष और निष्पक्ष है, जो बिना किसी पक्षपात के सबके हित के लिए कार्य करती है। और इसका उदाहरण यह है, जैसे कि शरीर से आत्मा को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा से अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता भावनाओं और आवेग के ऊपर नहीं, बल्कि तर्क और विवेक पर आधारित होती है। यह चित्रपूर्ण इच्छा होती है। यह सदैव शुभ
उचित और कल्याणकारी होती है और हमेशा जनहित के उद्देश्यों को लेकर चलते हैं। यह सबकी श्रेष्ठ और आदर्श इच्छाओं का योग होती है तथा सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं हो सकती है। रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा सदैव विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत होती है। प्रभुसत्ता भावना और जोश में आकर नहीं बनती, बल्कि यह तर्क वितर्क बुद्धि और विवेक पर आधारित इच्छा होती है। और क्योंकि ये विवेक और बुद्धि पर आधारित होती है, इसलिए यह लोगों के लिए अच्छी और फायदेमंद होती है। यह सबकी आदर्श इच्छाओं का योग होती है, इसलिए यह गलत ना होकर न्यायसंगत होती है। सामान्य इच्छा स्थायी होती है और इसका उद्देश्य सदैव सामान्य हित होता है। साथ ही साथ यह सामान्य हित की बातों में लोक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होती है। इसका उद्देश्य सदैव ही संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। सामान्य इच्छा स्थायी होती है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते, और जो इसका उद्देश्य होता है वो सदैव सामान्य हित होता है, मतलब लोगों का कल्याण करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं और चलते हैं और जानते हैं इसकी आलोचनाओं के बारे में। यह एक अस्पष्ट सिद्धांत है, क्योंकि जब सामान्य इच्छा का पता ही हमें रूसो नहीं दे सकते हैं तो सिद्धांत के प्रतिपादन से क्या लाभ। हालांकि रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत में बहुत कुछ कहा है, फिर भी वह अपर्याप्त है, क्योंकि सामान्य इच्छा सिद्धांत की खुद की कोई परिभाषा नहीं है। यह सिद्धांत यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा की परिभाषाओं पर आधारित है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत को अंधेरे में छोड़ दिया है, जहां हम उसके संबंध में अच्छी तरह विचार भी नहीं कर सकते। यदि एक हद तक इस सिद्धांत पर विश्वास भी कर लिया जाए तो सामान्य हित का निर्धारण छोटे राज्यों में ही भले संभव हो पाए, परंतु बड़े राज्यों में यह असंभव है। जहाँ संसदीय शासन है, वहाँ सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। इसलिए यही कारण है कि ऐसे शासन में बहुसंख्यक लोग ही समाज के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार रूसो का कहना है कि सामान्य इच्छा ना तो बढ़ सकती है और ना ही वह दूर की जा सकती है। यह असंसदीय है। देखिए, जब सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचना की बात की जाए तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इसका यही है कि इस सिद्धांत की खुद की कोई परिभाषा नहीं है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यथार्थ और आदर्श इच्छाओं को जानना होगा। दूसरी चीज कि ये सिद्धांत सिर्फ छोटे राज्यों में ही सफल हो सकता है। बड़े राज्यों में या जिन राज्यों में संसदीय व्यवस्था होती है, वहां यह सिद्धांत असफल हो जाता है और इसमें एक बड़ी संख्या में लोग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये खुद में ही चिंताजनक है, क्योंकि जरूरी तो नहीं सभी लोगों का मत एक जैसा ही हो और सभी लोग एक जैसी ही इच्छा रखते हो, क्योंकि रूसो खुद भी यही मानते हैं कि इसे ना तो बांटा जा सकता है और ना ही दूर किया जा सकता है। तो इन सब के चलते यह सिद्धांत कई नकारात्मक तथ्य साथ में रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के बारे में, उसके अर्थ, महत्व, विशेषताओं और आलोचनाओं के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।